जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो एक बार फिर से मैं प्रतीक सर के स्टूडियो पे आया हूँ। सर बहुत दिनों से आप यूट्यूब पर दिख नहीं रहे तो मुझे लगा मिल के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी सर, आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडियो पे। और अभी आजकल एक्चुअली यूपीएससी एक तो मेंस के लिए प्रिपरेशन चल रही है, दूसरी ऑप्शनल। और यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया या ओवरऑल थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग जीएस पेपर उनमें कैसे आनी चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा फाउंडेशन के पीछे लगा हुआ था, तो इसके लिए शायद तक थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाया, बट आगे ट्राई करेंगे कि और भी कुछ ना कुछ लेके आते रहे। सर ये जो मेंस एग्ज़ाम अभी सितंबर में होने वाली है और उसके जी सर। अंदर ये मेंस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री राइट सर। किताबों के रूप में देखें काफ़ी सारी किताबें हैं। कम समय में एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है ज़रा आप बता दें विद्यार्थियों को मदद होगी। जी सर, 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ख़ास करके वर्ल्ड हिस्ट्री में जीएस पेपर 1 में या ओवरऑल जीएस पेपर 1 हम लोग देख लें तो उसमें एक वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, हुँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड सवाल आते हैं। अभी हम लोग एक छोटा-सा ब्रीफ वीडियो हम बना सकते हैं, मेनली डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री कि जिसमें यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे पढ़ने के लिए। तो जैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री की एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस के हिसाब से है, जहाँ यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी लाइक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, कॉलोनाइजेशन, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, एटसेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। यस। ये यूपीएससी ने खाली सिलेबस के रूप में डाला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन के अंदर, दो तीरों से इसको डिवाइड कर देंगे कि बच्चों को जिसको भी फाउंडेशन करना है खास करके, तो उसमें से क्या तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डाला हुआ है, वो 18 सेंचुरी का इवेंट है, पर वर्ल्ड वॉर्स तो 20th सेंचुरी के 1900 के बाद, 1914 से 18, 1939 से 45 के बीच में। कॉलोनाइजेशन देखोगे तो 19 सेंचुरी का इवेंट है, उसके पहले इंपीरियलिज्म के रूप में आपको मिलता रहता है। तो मूलतः से इसको थीमेटिक कलेक्ट करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरा, हमको इसके अंदर से ये भी देखना है कि यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में क्या पूछा हुआ है। जैसे आप देखोगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है तो एक थीम है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सवाल क्या आएगा, इंग्लैंड क्यों पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में गया, इंग्लैंड के सिवाय जापान गया तो जापान का मॉडल इंग्लैंड से कैसे अलग था, अमेरिका का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों अलग कहा जाता है, सोवियत रूस का या सोवियत संघ का जब 1917 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद स्टालिन और लेनिन की अध्यक्षता में किस प्रकार की इंडस्ट्रियल मॉडल रही है उनकी। हुँ, तो मूलतः से थीमेटिक सवाल है। अब इसमें आप देखोगे एज ऑफ रिवॉल्यूशंस डाला है, पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन सिलेबस का पार्ट ऐसे नहीं है, पर ऐसे है। हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो हमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन से सवाल दिखेगा, हमें देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति से सवाल। तो हम इसको मूलतः से डिवाइड कर देंगे, पहले सिलेबस को तोड़ देते हैं आज के सेशन में कि हाउ डू वी प्रिपेयर विथ दिस। ओके, तो मूलतः से वर्ल्ड हिस्ट्री इज एक्चुअली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड ऑर्डर एंड द न्यू ऑर्डर। तो हुँ, एक पुराना ऑर्डर चल रहा था 17th 18th सेंचुरी के अंदर, जहां साम्राज्यवाद आपको मिलता है, सामंत प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती है, नेशनलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने की बात करेंगे। पर जैसे जैसे क्रांति होने शुरुआत होगी, नए विचार आने शुरू हो गए, एनलाइटनमेंट आनी शुरू होगी, तो हम लोग न्यू ऑर्डर की तरफ चले गए, नई दुनिया की तरफ चले गए। एक ऐसा ऑर्डर जहां डेमोक्रेसी की बात की जाती है, एक ऐसा ऑर्डर जहां बोला जाता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, एक ऐसा ऑर्डर जहां रिपब्लिकन पॉलिटी ज्यादातर स्टेट्स के अंदर उभर के आ चुकी है। अब राजाशाही का इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर राजाशाही है तो मूलतः से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर चली गई है। एक ऐसा ऑर्डर जहां एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है, तो उसको रोकने के लिए वर्ल्ड वॉर्स नहीं हो रहा है, पर सैंक्शंस लगाने की प्रक्रिया, जैसे रूस और यूक्रेन की कंटेक्स्ट आपको मिलेगी। तो ये मूलतः से आधुनिक विश्व की पूरी थीम है, जहां थीमेटिकली रिवॉल्यूशंस भी है, कॉलोनाइजेशंस भी है, वर्ल्ड वॉर्स भी है। तो हम उसको डिवाइड करते हैं 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 20th सेंचुरी, ये तीन केसेस में आपको सवाल आते हैं। अब जैसे सर आप देखेंगे तो यहाँ 18 सेंचुरी का जो पूरा थीम है आपके सिलेबस का, उसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब आप पूछोगे कि सर ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस किस तरह से आपको मिलता है, तो दुनिया के इतिहास में तीन बड़े बड़े क्रांतियां हुई, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तीनों की जो फाउंडेशन है वो मूलतः से 18 सेंचुरी में आपको मिलेगी और पैरेलली होते हुए मिल रही है। अमेरिकी क्रांति 1776 में शुरू होती है, जहां अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, जहां ब्रिटेन ने खुद अमेरिका को बसाया था और वहां के लोगों ने ही विद्रोह कर दिया। हुँ, फ्रांस की क्रांति वहां के ओल्ड ऑर्डर, वहां की राजाशाही के सामने थी और कहा गया कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी चाहिए।
तीसरी औद्योगिक क्रांति जो 1760 1770 से शुरू हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। अब देखो कुछ-कुछ जगह पे मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ गोइंग ऑन स्टिल प्रेजेंट, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का थीम बड़ा डायनामिक है। डायनामिक इसके लिए क्योंकि अमेरिका में आज भी आप देखोगे तो एक मूवमेंट चलता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक राइट मूवमेंट्स को लेके आंदोलन चल रहे हैं, सिविलियन राइट्स को लेके मूवमेंट चल रहा है, तो ये वही कहानी है। तो 1776 से 1860, क्योंकि 1860 में अमेरिका देश तो बन गया पर सिविल वॉर हो गया। उसके बाद आज भी वहाँ पे छोटी-बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलती रहेगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी एक ऐसी थीम है जिसने 1770 में दुनिया के अंदर एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, पर अभी भी चल रहा है क्योंकि एशिया में चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है। नई-नई टेक्नोलॉजी, आज आईआर 4.0 की बात कर रहे हैं। तो इसमें थीमेटिक सवाल आते हैं। ये 3 कोर है वर्ल्ड हिस्ट्री के। इसको नहीं समझे तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अधूरा रखोगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब इसमें इम्प्लीकेशंस है क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने पूरे यूरोप में रीड्रॉ ऑफ बाउंड्रीज की। फ्रांस की प्रजा ने जो काम किया उसको देख के पूरे यूरोपीय प्रजा को लगा कि हम भी हमारा देश बना सकते हैं, हम राजा के सामने अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अमेरिकन्स ने भी यही मैसेज पहुंचाया पूरी दुनिया के अंदर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ तो उसको देख के बाकी सारे कंट्रीज के अंदर चेतना जगी कि भाई हमें भी कुछ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए और जो पुरानी सामंतवादी प्रक्रिया है उसके बाहर आना चाहिए। तो 18 सेंचुरी में ये तीन घटनाओं ने 19 सेंचुरी में एक नई दुनिया को जन्म दिया। पर हम वो इवेंट्स को पढ़ने के साथ-साथ आपको वेलकम करना चाहेंगे ऑन अनअकैडमी एज़ वेल। जी मित्रों, ये जो अनअकैडमी मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2025 तो प्रीलिम अभी 10 महीने के बाद होगी, उसके बाद मेंस एग्जाम है। सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी हो तो 15 मंथ्स सब्सक्रिप्शन कि जहां पर आपको थियरी, करंट, प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, आंसर राइटिंग ये सब कुछ मिलता है। हर एक सब्जेक्ट अपने एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है और ये सब कुछ आपको अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 23,999। इसमें सर खास बात यह है कि ज़्यादातर बाकी इंस्टीट्यूट से ये अलग कैसे है। यूजुअली वहाँ पर होता है कि एक आध सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट टीचर उसका चेहरा दिखा के बाकी सब, लेकिन यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स आपके सामने। चाहे मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, प्रतीक सर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर पढ़ा रहे हैं इंक्लूडिंग मेंस के लिए, इंक्लूडिंग ऑप्शनल के लिए। सुदर्शन सर है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए, मधुकर सर सीसेट के लिए, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ सर। और ये सब कुछ आपको मिला है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग। वरना आंसर राइटिंग खुद में ही 15 to 17,000 रुपीज़ की उसी की ऑफरिंग चलती है अलग इंस्टीट्यूट में, जबकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मिल रहा है तो फ़ायदा आप उठाइए। और ये ऑफर केवल आज तक के लिए है और बाद में भी ये वापस भाव बढ़ के ऊपर फिर ऑब्वियस है कि फीस फिर से रिवाइज हो जाएगी, तो जरूर से इसका लाभ उठाना। मूलतः से सर ये औद्योगिक क्रांति की तरह है कि जिसने सबसे पहले बस पकड़ी थी उसका विकास सबसे पहले हो गया। इंग्लैंड became one of the first industrialized nation of the world, तो इट हेल्प्ड हिम इन द कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। खैर हम सर सिलेबस के लिंकेजेस के ऊपर बात कर रहे थे। यूपीएससी ने सिलेबस में डाला है रीरोल ऑफ बाउंड्रीज। अब ये क्यों हुआ? तो मूलतः से इट इज अ कंसेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। ये नेशन स्टेट्स बने क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो एक साइड के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत विकास हुआ पूरे यूरोप के अंदर। दूसरी अमेरिका और फ्रांस की क्रांति का परिणाम ये होता है कि सब लोगों को लग रहा था कि हम भी हमारा देश बना सकते हैं, हम हमारे राजा के सामने लड़ सकते हैं। तो मूलतः से ओल्ड ऑर्डर यानी कि मोनार्की की सिस्टम्स टूटती है। तो 19 सेंचुरी में आपका एक इवेंट शुरू होता है थीमेटिकली, जिसे हम लोग कहते हैं रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, जो अभी भी चल रहा है। अभी देखेंगे सर, अभी सूडान और साउथ सूडान के बीच में संघर्ष हुआ, तो मूलतः से सूडान, साउथ सूडान वाला कह रहा है कि हमको अलग हमारा कंट्री बनाना है। इसी तरह से आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको ये टिमोर और उसके आजू बाजू वाले कंट्रीज में भी चल रहा है कुछ ना कुछ। यूक्रेन रशिया के अंदर जो कंटेक्स्ट है उसमें भी नेशन स्टेट्स का ही बेस बनाया गया है कि भाई देखो वहां के डोनास्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को एक अलग कंट्री के रूप में दरअसल मिलना चाहिए। तो मूलतः से ये ओल्ड और न्यू के बीच में संघर्ष है और ये कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस है। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी डायरेक्ट इंप्लीकेशन फ्रांस और अमेरिकी क्रांति के कारण हुई। इनफैक्ट इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसको देख के पूरी दुनिया में हर एक कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे वेस्टर्न यूरोप में फिर जर्मनी हुआ, इटली होता है, धीरे धीरे और भी कंट्रीज होने की शुरुआत करते हैं। अब उन सबों को सर ग्रेजुअली ऐसा हालत हो गया कि सबको रिसोर्सेज चाहिए थे। सो दिस विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज कॉलोनाइजेशन एंड इंपीरियलिज्म। सो वी विल सी कि जब हम फ्रांस की क्रांति देखते हैं तो फ्रांस की क्रांति ने पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इकोनॉमिक इंप्लीकेशन किया। कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म जिसके साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, ये दुनिया में 1850 के बाद क्यों बढ़ता है? तो दो चीजें हुई। एक तो यूरोप में नए देशों का निर्माण हुआ, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इटली का यूनिफिकेशन हुआ। वो सबके सब कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज हुए। वो जितना इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे उनको मार्केट चाहिए थे, उनको रॉ मटेरियल चाहिए थे, उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, तो वो सब साम्राज्यवाद की तरफ जाएंगे। अब इन परिस्थिति में
एक साइड के ऊपर उपनिवेशवाद बढ़ता है, जैसे इंडिया के अंदर भी ब्रिटेन आ चुका था, पर वो उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो उसके कारण फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होनी शुरू हो जाएगी। तो सर होता क्या है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते साम्राज्यवाद का आधार नए राष्ट्रों का निर्माण, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, और पीछे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया में दो वर्गों का निर्माण किया, जिसे हम लोग कहते हैं द कैपिटलिज्म वर्सेस द कम्युनिज्म क्लासेस। अब ये कहाँ से निकल के आया, तो ये भी आपका सिलेबस की सबसे आखिर का लाइन अगर आप देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक दिस कैपिटलिज्म कम्युनिज्म देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी। तो कैपिटलिज्म इज एन आउटकम ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इज व्हाट, इट इज एन आउटकम ऑफ द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही दुनिया को दो भाग में बांटा है। एक भाग है जिसे कहते हैं हैव क्लास और दूसरे को कहते हैं हैव नॉट क्लास। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते कैपिटलिज्म अपने पीक के ऊपर गया। इनफैक्ट ये कैपिटलिज्म था जिसने कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म को जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जो मार्केट रिसोर्सेज संशोधन के पीछे पागल हो गई थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे यूरोप में ये खलबलाहट मच चुकी है, एशिया का कॉलोनाइजेशन हुआ, अफ्रीका का हुआ, और इन सब का परिणाम वश कार्ल मार्क्स जैसे लोग आए जिन्होंने कहा कि भाई देखो एक ऐसी व्यवस्था है जहां समाज के रिसोर्सेस समाज के हाथ में होने चाहिए। तो इन परिस्थिति में सोशलिज्म और कम्युनिज्म का ग्रोथ हुआ। ये दोनों की दोनों व्यवस्था अपने हिसाब से चल रही थी, पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। पीछे नए कंट्रीज बने, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। सबको अपना अपना साम्राज्य बनाना था, इंग्लैंड को बनाना था, जर्मनी को बनाना था, ऑस्ट्रिया को बनाना था, सर्बिया को बनाना था, रशिया को बनाना था। सब लोग चाहते थे कि अपने हिसाब से साम्राज्य बनाए, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, दिस विल लीड टू दी वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर। वॉर्स। तो मूलतः से वर्ल्ड वॉर इज एन आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हम्म। World War is an outcome of the capitalism. हम्म। World War is an outcome of the formation of nation states, which is an outcome of the redraw of boundaries. And this is actually outcome of the French Revolution and the American Revolution, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि भाई हम हमारा देश चलाएंगे पर देश को नंबर 1 भी बनाएंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इन परिस्थिति में वी विल सी कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पड़ी। वर्ल्ड वॉर्स को सर लोगों को ये लग रहा है कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, पर मैं कहता हूँ एक ही वर्ल्ड वॉर है। दुनिया 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 लड़ती है, और 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ती है। तो ये बीच में जो गैप था 20 साल का, 1918 से 1939 तक का, ये तो सर एक पैसिव पीरियड था, एक ब्रेक पीरियड था, हम कह सकते हैं कि रिजुवनेशन का पीरियड था। इसमें वर्ल्ड वॉर्स में भी आपको थीमेटिक सवाल पूछता है यूपीएससी। यूपीएससी पूछता है जैसे आपको क्या लगता है कि जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द 2 वर्ल्ड वॉर्स, तो डेफिनेटली हमको उसके लिए पीछे देखे जाना पड़ेगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि रशिया वर्ल्ड वॉर में क्यों कूदा था, क्योंकि रशिया कम्युनिज्म नहीं था तब। रशिया जब कम्युनिस्ट बना 1917 में तो उसने विड्रॉ कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया का स्टैंड पूरा अलग हो गया, क्योंकि उस टाइम पे स्टालिन का कुछ अलग मानना था। कम्युनिज्म भी साम्राज्यवाद करता है, हमको ये लग रहा है कि कैपिटलिज्म ही करता है। इंटरेस्टिंगली इंपीरियलिज्म बेसिकली हर एक आइडियोलॉजी करती है अपने हिसाब से जस्टिफाई करने के लिए। तो मूल कहानी ये है कि 1914 से 1918, 1939 से 1945 2 वर्ल्ड वॉर को अलग से नहीं देखना है, एक ही थीम के हिसाब से देखना है। इन बिटवीन ये जो 20 साल का अंतर है ना, ये 20 साल में हमें ये देखना है कि भाई क्या हो गया था कि दिस विल अगेन लीड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो मूलतः से थीमेटिक स्टडी करनी है, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे थीमेटिक स्टडी की जा सकती है। तो ये तो आपका सिलेबस का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इंटरेस्टिंगली सर, आपके सिलेबस में कॉलोनाइजेशन भी लिखा है, हमने आपको एक्सप्लेन किया, वर्ल्ड वॉर्स भी लिखा है। एक टॉपिक यहाँ पे लिखा है डीकोलोनाइजेशन, और उसी के साथ फिर से जुड़ा हुआ टॉपिक है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुए तो डीकोलोनाइजेशन हुआ, कॉलोनीज टूटती है, ब्रिटेन को इंडिया को आजाद करना पड़ा। वही कहानी फ्रांस के साथ वियतनाम की हुई कि वियतनाम इंडिपेंडेंट हो गया फ्रेंच ऑक्यूपेशन के अंदर से। वही कहानी इंडोनेशिया की हुई, इंडोनेशिया को बेसिकली आज का जो हॉलैंड, जो बेसिकली जो उसका मूल कॉलोनियल पावर था, वो उसको लिबरेट करता है। तो इस परिस्थिति में डीकोलोनाइजेशन और नेशनल बाउंड्रीज को फिर से रिक्रिएट किया गया। एशिया अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मूल परिस्थिति में एक साइड के ऊपर डीकोलोनाइजेशन हुआ। ये डीकोलोनाइजेशन आज भी हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद होना थोड़ा शुरू हुआ था, 1950s के बाद पीक में गया, पर डीकोलोनाइजेशन होता गया। पर इसमें लड़ाई इस बात के ऊपर गई कि ये डीकोलोनाइज कंट्रीज को कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 थे पहले तो ब्रिटेन सबसे नंबर 1 पावर था। वर्ल्ड वॉर 2 का जब परिणाम खत्म हुआ तो हमें यह पता चलता है कि एक साइड के ऊपर अमेरिका और दूसरी साइड के ऊपर सोवियत संघ यूएसएसआर कह रहा है कि आप मेरे खेमे में आ जाओ, आप मेरे गुट में आ जाओ। तो परिणाम ये हुआ 1950 से कि एक नया युद्ध शुरू हुआ जिसे हम लोग कहते हैं शीत युद्ध, है ना, कोल्ड वॉर।
एक ऐसा युद्ध जहां आर पार की लड़ाई दो बड़े देशों के बीच में नहीं हो रही है, पर प्रॉक्सिस के थ्रू हो रही है। जैसे आज भी आप देखोगे तो कोल्ड वॉर चालू ही है, इसको कोल्ड वॉर न्यू कोल्ड वॉर 2.0 कहते हैं, कि जहां अमेरिका यूक्रेन के कंधे के ऊपर बंदूक फोड़ के रशिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये पहले भी हुआ था, कोरियन वॉर्स में हुआ, ये वियतनाम के अंदर अमेरिका ने किया, इसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हमको देखने सैकड़ों इवेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये थीमेटिक है पूरी की पूरी, इसमें बहुत सारे, बर्लिन की एयरलिफ्ट की क्राइसिस होती है। तो परिणाम 1950 से कोल्ड वॉर, ये भी आपका, और ये कोल्ड वॉर मूलतः से तभी समझ में आएगा जब आप ये कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की थियरी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो वहां से थीमेटिक सवाल आते हैं, और आखिर के जो सवाल है, मेरे हिसाब से अभी तक यूपीएससी ने फॉर्म नहीं किया पर पूछा जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। अब ये क्या है? तो भाई कॉलोनाइजेशन तो अब हो नहीं सकता, फिजिकली एक कंट्री दूसरे कंट्री को कभी कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो सत्य है। इवन रशिया अभी कैप्चर करने की कोशिश भी कर रहा है, तो उसको बहुत फटका पड़ रहा है, राइट, यूक्रेन के ऊपर। तो अब ये कहा जा रहा है कि ऐसी संस्थाएं बनाई जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए, ऐसी मोडस ऑपरेंडी अर्थव्यवस्था के रूप में, जैसे चाइना लोन दे रहा है अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को, और धीरे 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 करके उनकी पावर को, उनकी जो अथॉरिटी को अपने हाथ में ले, नव साम्राज्यवाद के रूप में इसको कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ ये जुड़ रहा है, और वहां से भी थीमेटिक सवाल सर इसके अंदर से आ सकते हैं। बिल्कुल तो सर। ये तो सर एक आपका सिलेबस का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके सिवाय अब इसको हम लोग क्लिक अप कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी पीवाईक्यूज। जी सर। तो पीवाईक्यूज देखेंगे तो हमें और उसकी एक थीम समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आज की तारीख के अंदर। से फॉर एग्जांपल 2023 में ये सवाल आया था, ये सवाल पूछा गया था सीधे सीधे तौर के ऊपर, और इसमें से आंसर ये करना था कि ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट, ब्रिंग आउट दी सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट, नहीं इसमें से नहीं आएगा, bring out the socio-economic effect of the introduction of railways. Okay, so this was the question which was asked by UPSC, of the introduction of railways in the countries of the world. Okay, कि दुनिया के अलग अलग प्रदेशों में रेलवे का इंट्रोडक्शन जब हुआ तो उसकी असर क्या हुई। अब देखिए सर, ये इकोनॉमी का भी सवाल है, पर इट इज पार्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन, क्योंकि दुनिया में जिन कंट्रीज ने रेलवे इंट्रोड्यूस की है उनका विकास हुआ, और जिन कंट्रीज में रेलवे इंट्रोड्यूस हुई है वो कॉलोनाइज हो गई। जैसे इंडिया की कहानी हो गई, रेलवेज एक्चुअली क्रिएटेड नेशन स्टेट। जर्मनी का यूनिफिकेशन रेलवे के कारण हुआ, इटली एक कंट्री के रूप में है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। अफ्रीका में से ड्रेन ऑफ वेल्थ बढ़ता है, उसके पीछे का रेलवे है। तो ये थीमेटिक सवाल सर इसकी तरह से आ रहा है। वैसे ही आपको ये सेकंड सवाल यहाँ पूछा है यूपीएससी ने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इसमें ये पूछा गया है कि देयर अरोज अ वेरी सीरियस चैलेंज, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं सो दैट लर्नर्स को समझ में आएगा। सवाल यह है कि देयर अरोज अ वेरी सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। सवाल क्या पूछा गया है कि दो विश्व युद्ध के बीच में लोकतांत्रिक विचारधारा प्रणाली को बहुत ही गंभीर चुनौती उपनयन की गई थी। अब ये क्यों पूछा यूपीएससी ने? तो दिस इज रिलेटेड टू द पीरियड बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। अब आप देखिए 1919 के बाद क्या हुआ, नासिज्म आया। 1919 के बाद क्या हुआ, इटली में फासिज्म आया, नासिज्म जर्मनी में आया। इसी पीरियड में कम्युनिज्म निकल के आ रहा है। कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर के अगेंस्ट में थी। इसी दौर के अंदर आप जापान में देखोगे तो मिलिट्रिज्म आपको मिलता है, जहां सैन्यवाद निकल के आया। तो बहुत प्रकार के इजम्स थे, ऑथोरिटेरियन रूल्स आपको फ्रांस में जनरल फ्रैंको देखने को, स्पेन में जनरल फ्रैंको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के थीमेटिक सर सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट ये सवाल पूछा है कि एक्सप्लेन द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड दैट वर लेड बाय द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं था, बट देन स्टिल यूपीएससी हैड आस्क्ड। तो मेनली सवाल बड़े थीमेटिक आए हैं, इंटरेस्टिंग सवाल। आप देखोगे तो कॉलोनाइजेशन से आए हैं, कंट्रीज के ऊपर से है। जैसे ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अफ्रीका के स्क्रैम्बल के ऊपर सवाल आया था। सो द क्वेश्चन वाज दैट अफ्रीका वाज स्क्रैम्बल्ड, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ। सो द क्वेश्चन वाज दैट कि अफ्रीका वाज स्क्रैम्बल्ड इन दी आर्टिफिशियल क्रिएशन, दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, तो अफ्रीका वाज चॉप्ड इनटू आर्टिफिशियली क्रिएटेड, it was states artificially created by accident of European competition. अब why Africa was chopped? आप अफ्रीका का आज का नक्शा देख लीजिए। तो इसमें 1878 में बिस्मार्क ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, बर्लिन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 1883 तक आते आते, और उसने कहा कि अफ्रीका का बंटवारा करते अपन लड़ते नहीं है, साम्राज्यवाद का परिणाम था। ये सवाल आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से एक थीम के रूप में, कि द लेट कमर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट के साथ वो थोड़ा अलग था, तो क्यों अलग था? तो इस तरह के सर थीमेटिक सवाल आते हैं।
बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इसमें लगती है। इनफैक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ आपको कोरिलेट करना है। एक सवाल यहाँ आया था कि द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेनिन 1921 had influenced the policies adopted by India after independence, कि भारत ने क्या उससे इन्फ्लुएंस किया था आजादी के बाद, जो लेनिन की पॉलिसीज के साथ हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं। सर एक दो सवाल है मेरे बिफोर वी कंक्लूड दिस जी सेशन। सर। क्या हम ये कह सकते हैं 2013 से 15 तक जो प्रश्न है वो ज्यादा अतरंगी थे कंपेयर टू आजकल थोड़ा लेस अतरंगी पूछ रहे हैं? मतलब सर वो यूपीएससी का क्या है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ही। पहले थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स पूछे, फिर 2-3 साल थोड़े ठंडे हो गए। जैसे 2016 में भी आप देखोगे तो बड़ा अतरंगी सवाल पूछा था कि द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ऑफ वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलिट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन। अब हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल याद नहीं रहती, हमें गांधी नेहरू पटेल के सवाल नहीं याद रहते कि भाई वो कौन थे। वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन ने वेस्ट अफ्रीका में कौन सी आजादी का आंदोलन किया होगा, घाना के कंटेक्स्ट में सवाल था, है ना। तो कैसे, तो अतरंगी सवाल अभी भी आ रहा है। बीच में 2-3 साल वो थोड़ा ठंडा हो गया है, बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। इंटरेस्टिंग ये है कि सर इसको अच्छा ढंग से करके जाए तो ऐसे में बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक 125 मार्क्स का जो ऐसे का जो टॉपिक है वो रिपीट इसमें से अच्छा खासा हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर से। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो 4-5 रेवोल्यूशन हुए जो भी, राइट अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल, राइट सर। तो क्रोनोलॉजी में याद कैसे रखे? मैंने बताया कि पहले शुरू अमेरिका से हुआ, पीछे Okay. कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, और उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में फ्रांस हुआ। एक्चुअली अमेरिका के बाद ही फ्रांस होगा, ये याद रखना, क्योंकि अमेरिका का रिवॉल्यूशन 1776 से लेके उसका फर्स्ट फेज है 1781 में खत्म हो गया। फ्रांस के राजा ने अमेरिकन को मदद करने के लिए उस पीरियड में सेना भेजी थी, वही उसका सेनापति फ्रांस में आके क्रांति करता है। वहां तक की कनेक्टिविटी है। तो देयर वाज अ जनरल कॉल्ड एज जनरल लफायट, वो सेंट बाय फ्रेंच मोनार्क, क्योंकि अमेरिकन उस टाइम पे ब्रिटेन से लड़ रहे थे। फ्रांस की ब्रिटेन के सामने लड़ाई थी, इसके लिए फ्रांस को लगा कि मैं अमेरिकन को मुक्ति दिला के अपनी ब्रिटेन के साथ बराबरी कर दूंगा कि देखो अपना 36 का आंकड़ा है, मैंने तुम्हारी कॉलोनी को लिबरेट करवा दिया। पर वो फ्रांस के राजा को ये पता नहीं था कि भाई उन्हीं का सेनापति अमेरिकन से मोटिवेट होके आके वापिस अपने देश में अपने लोगों को क्रांति के लिए उत्साहित करेगा। तो ये तो सर पूरा कनेक्ट है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड सर। 2 मोर क्वेश्चन सर। पहला, क्या ऑप्शनल हिस्ट्री सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें से कोई यहाँ रिपीट हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में? सर ऑप्शनल हिस्ट्री के अंदर एक्चुअली क्या है कि 125 मार्क्स का पूरा एक अलग से टॉपिक सेक्शन ही है, और ऑप्शनल हिस्ट्री में बहुत डेप्थ में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता है। उसके रिलेटेड अगर आप यहाँ वेटेज देखोगे तो 19-20 होगा, पर अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पीवाईक्यूज देखोगे तो पहले 1-2 बार ऐसा हुआ है कि रिवॉल्यूशंस के ऊपर से जो सवाल था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, तो कुछ कुछ टॉपिक से रिपीट हुए थे। आजकल नहीं हो रहा है, आजकल बड़ा थीम बेस्ड सवाल पूछ रहा है वो। अच्छा सर, आखिरी प्रश्न, एक तो कोई JNN माथुर की किताब आती है, फिर ये नॉर्मन लोवे की किताब है, इसके भी मेरे ख्याल से 2 एडिशन है, छोटा और राइट बड़ा वाला। फिर राइट तीसरा कोई अर्जुन देव नाम के ऑथर की कुछ पुरानी एनसीईआरटी है। राइट सर। चौथा तमिलनाडु क्लास 12 में दिया है। राइट तो इसमें कौन सा क्या पढ़ना है? सर नॉर्मन लोवे साहब की किताब की प्रॉब्लम ये है कि वो 20वीं शताब्दी से शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर 1 से जस्ट पहले से। तो आगे के सवाल आप कर ही नहीं पाओगे। कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, रिवॉल्यूशंस, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म वाला जो पार्ट है, पहली बात तो उसमें से आप नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैन माथुर साहब की किताब है, वो ऑप्शनल की किताब है, उसको मैं रेकमेंड भी करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो पढ़ो, क्योंकि 700-800 पेज पढ़ के भी आपको शायद एक सवाल भी टिक ना हो पाए, या आप अच्छी तरह से लिख नहीं पाएंगे। अर्जुन देव साहब की किताब थोड़ी स्टैंडर्ड है, ओल्ड एनसीईआरटी उसकी आती थी, उसका रिफ्रेश वर्जन भी आ गया है। उसमें से थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो आपके आंसर स्टिक हो जाएंगे। और दूसरा जो आप तमिलनाडु बोर्ड कह रहे हो ना, उसमें काफी टॉपिक अच्छे दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो कुछ कुछ ये रिवॉल्यूशंस के और वो टॉपिक वहां से भी हो जाएंगे सर। अच्छा सर, आप जो अनअकैडमी पर ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो कितने आवर्स में पढ़ाते हैं, साथ में क्या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? सर मेरा नॉर्मली 40-50 आवर्स के बीच में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर देता हूँ, जीएस के पॉइंट ऑफ से। ऑप्शनल तो ऑब्वियस है कि वो तो 550 घंटे का पूरा कोर्स चलता है। यहाँ हम लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इसको थीमेटिक एनालिसिस के अंदर करते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स के साथ पूरा लोडेड है, पीवाईक्यूज के साथ, और बच्चों को भविष्य में कैसे सवाल और इस टॉपिक से बन सकते हो उसके बारे में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस होती है। और फायदा ये होता है कि इसकी इम्प्लीकेशंस जीएस पेपर 3 में भी होती है, GS2 आईआर में भी होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाओगे, क्योंकि आईआर उसकी ही कंटिन्यूटी में चलेगा, कोल्ड वॉर के साथ अभी भी कनेक्टिविटी चल रही है। जीएस पेपर 4 में एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, हिटलर का बेसिकली जो नाजीवाद है वो एथिकल टॉपिक भी है एक वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो वो भी हम थोड़ी बहुत देखते हैं, एंड ऐसे में भी काम में आता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली 2 क्वेश्चन के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करके जाना है। सही बात। बच्चों को फिर आगे इम्प्लीकेशंस देखनी है कि इसका मसाला यूज करके
कैसे दूसरे आंसर्स को भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मित्रों, प्रतीक सर के साथ हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड किया, पीवाईक्यू की पैटर्न देखी, रेकमेंडेड बुक लिस्ट समझी, और सर के कोर्स तो चल ही रहे हैं। अनअकैडमी इज लाइक नेटफ्लिक्स, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं फॉर द प्राइस ऑफ 23,999। आज ये आखिरी दिन है ऑफर का, इसे ज़रूर आप जुड़िए। लेट्स क्रैक इट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जी सर।